अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अदलिया और इदारों में तसादुम की हवा मजीद शिद्दत के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बयान ने अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान लकीर को और भी गहरा कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत हो रही है। आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक ने क्या कहा, जरा सबसे पहले उसकी एक हल्की सी झलक आपके साथ। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में फिर बहस है, लेकिन वो मसला है जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका। ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आते हैं, जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है जिसमें मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब है मुलव्वस है। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी जुडिशरी बगैर किसी डर, खौफ और लालच के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही। ये बड़ा बयान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक ने एक ऐसे वक्त में दिया है जब पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती ने आज होने वाले इजलास में चीफ जस्टिस सिंध और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बतौर जजेस सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दी गई। इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की भी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की भी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे दी गई और इस लिहाज से देखें तो उनका बयान अहमियत का हामिल। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का कहना कि इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफज़दा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन अदलिया बगैर लालच के काम कर रही है। जज ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात पर लिखा कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। जज ने कहा कि मैं खौफज़दा नहीं हूँ, अगर कुर्बानी के लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, कुर्बानी देनी पड़ी तो दरेक नहीं करूँगा। जज के अल्फाज से मेरा 1.5 किलो खून बढ़ गया। मुझे अदलिया में मज़ीद शिकायत भी आई हैं। मुझे फ़ख्र है कि ज़िले अदलिया बग़ैर खौफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अगर आसमान वाले खुदा का खौफ दिल में होगा, अगर उसका खौफ दिल में होगा तो मुश्किलात हल हो जाएंगी। अदलिया अफराद की ब्लैक मेलिंग में ना आए। इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत जल्द ख़त्म होने वाली है। इसमें मेरा तजर्बा भी शामिल है और पूरा यकीन है कि ये मुदाखलत जल्द ख़त्म होगी। अब एक तरफ अदलिया एग्जीक्यूटिव के सामने खड़ी है तो दूसरी जानिब शुएब शाहीन भी इंसदादी दहशतगर्दी के जज के ख़त पर बात करते हुए कह रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस अदलिया की मुदाखलत का नोटिस लेंगे। उन्होंने कहा, क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है और इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने फरमाया था कि मेरे ज़माने में यानी उनके टेन्योर में कोई इंसाफ के रास्ते में इंटरफेरेंस नहीं हुई, कोई निज़ाम इंसाफ में किसी तरफ से अटैक नहीं हुआ। लेकिन आपने देख लिया मोहम्मद अब्बास के इस ख़त के बाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब इस पे एक्शन लेंगे? और इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि इस पे एक्शन लिया जाए। अदलिया रियासत का चौथा सुतून है। अदलिया से मुतालिक ये भी है कि वो हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इस्टेब्लिशमेंट का दस्तरास्त बनकर काम भी करती रही है। अब जो अदलिया कर रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त हो, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास का ख़त हो, उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन हो, इस्लामाबाद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का हसास इदारे के लोगों को, अफसरान को अदालत तलब करना हो, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज के लिखे गए ख़त के ऊपर हसास इदारों को तलब करना हो। ये जो कुछ हो रहा है ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब रियासत के उसी चौथे सुतून में अपना हाउस इन ऑर्डर भी नहीं है। आलमी दर्जा बंदी में हमारी अदलिया 139वें नंबर पे है, जहाँ पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत सारी है। अदलिया ने अब जो अलम हाथ में उठाया है और लेकर आगे चल रहे हैं, इससे फ़ायदा किसका होगा? ये जो तसादुम है ये कहाँ जाकर थमेगा? मामला किस जगह पे जाके जो है वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है? इस सारे मामले पे बात करें। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान शफ़क़त साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो खिताब किया, उसकी जो गूंज है वो बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ये एक जुडिशल एक्टिविज्म की एक नई किस्म है जो शुरू हो गई है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत हो, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला हो, ये जो जुडिशल एक्टिविज्म शुरू हुआ है, हाउ डू यू सी दिस? देखें, जो आइडियलिज्म है, हम सारे आइडियलिज्म का शिकार हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो और इसके लिए 75 साल से मुसलसल एक ही ख्वाब, और वो पता नहीं, इस पर लिटरेचर भी बहुत लिखा गया, शायरी भी बहुत हुई, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इतनी चीज़ें आसान नहीं होती। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है वो अब ये किसी को अच्छी लगे बात या बुरी लगे, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, जज साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि उसका माजी बहुत रोशन नहीं है, दरखशंदा नहीं है। मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेके और सज्जाद अली शाह नहीं, जफर अली शाह केस, और भी बहुत से हैं इसके दरमियान। इंडिविजुअल्स की मिसालें बहरहाल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी से इसकी क्लाइमेक्स रही है, ये पाकिस्तान के डिक्टेटरों, आमरों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कल पुर्जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी ने आइन की आहिस्ता आहिस्ता जो कन्वर्जन की, वो खुद एक पावर हाउस बन गई, वो एक ताकत का खुद से उसने अपने आप को एक मरकज बना लिया। अब वो कहते हैं कि अब हम भी इसके पार्टनर हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम कौन वज़ीर आज़म होगा, किस तरह होगा, हमने 2018 से पहले और फिर 2017 में, 2016 में जो जुडिशल एक्टिविज्म था, एक खास पार्टी के खिलाफ था, अब आपको लग रहा होगा कि अब भी है। तो चीजें पाकिस्तान में बदल, पॉजिटिव चेंज आने की बजाय हुआ ये कि जुडिशरी ने भी अपने आप को एक पावर पॉलिटिक्स का या पावर सर्कल का एक अहम रोल जो है वो तफवीज कर लिया खुद को, और अब वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ है हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली तो ये वो है। और फिर जो जुडिशरी है इस वक्त पाकिस्तान में, बड़े एहतराम के साथ मैं ये बात करूंगा कि ये जुडिशरी है परवेज मुशर्रफ साहब के बाद की, ये जुडिशरी है 3 नवंबर 2007 के बाद की। जस्टिस इफ्तिखार चोई साहब की ये जुडिशरी है। हमने ये देखा, तब तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान में शायद कोई इनकलाब आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी में वो लोग इंडक्ट किए गए जिसने जज साहब के लिए गाड़ी चलाई थी, जिसने जज साहब के लिए कोई गाय कुर्बान की थी, जिसने वकला तहरीक के दौरान जो है वो वकला के एहतजाजी मुजाहरे को में जब नमाज का वक्त आ गया था तो एक जज वो भी बने जिन्होंने वो नमाज पढ़ाई थी। फिर उसके बाद एक और नया दौर शुरू होता है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। वो दौर ये शुरू होता है कि इन जजों को जिनको इफ्तिखार चोई साहब के माइंडसेट ने पॉइंट किया था, जुडिशरी में इंडक्ट किया था, उन्होंने फिर आगे इंडक्ट करना शुरू कर दिए जज। वो जो जज इंडक्ट हुए थे वो 20वीं तरमीम आईनी तरमीम के बाद वो वाले जज थे जो एक खास माइंडसेट रखते थे। वो कौन सा माइंडसेट था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को जो नफरत की नजर से देख रहे थे। जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, जो जज हुए और फिर वो रिजाइन करके चले गए, वो नवाज शरीफ साहब के हमसाये में रहते थे। जस्टिस कार्लिनियस वाले जो चैम्बर है, मुफ्ती एंड कार्लिनियस, उसके वो एसोसिएट थे, और उनका जो घर था वो 180H मॉडल टाउन में, ये जो 7 भाइयों के घर हैं, ये उनके साथ रहते थे। और जब नवाज शरीफ साहब जैसे तैसे करके, जैसे भी वो वजीर आला बने, तो वो भी चूंकि उसी सिस्टम का हिस्सा थे जहां पर एग्जेक्टिव के पास बेपनाह इख्तियारात होते हैं, तो फिर वहां पे उनका रहन सहन जो है वो बड़ा सरकारी किस्म का हो गया, प्रोटोकॉल। वो तंग होते थे, वो लड़ा करते थे बाहर आके कि मेरी गड्डी नहीं नंग दी है। तो वो एक खास माइंडसेट उनका डेवलप हो गया वो शरीके वाला उनके साथ। और वो फिर जो उन्होंने किया, मॉनिटरिंग जज भी बने और वो उन्होंने पीछा किया उनका। तो ये आइन कानून। इमरान शौकत साहब, देखिए, मैंने आपको इसलिए भी फ्लो में आप नहीं चाहता था कि ब्रेक करूं, आपने बड़ी जो है सूरत के साथ बता दिया जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद आने वाले और इफ्तिखार चौधरी साहब से ताकत पकड़ने वाले, और उसके बाद कौन कौन कब आया। और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग समझ भी गए होंगे कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में रेफर किसकी तरफ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जब आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज ये खिताब किया है,
तो इशारा आप किस तरफ कर रहे हैं मेरा ख्याल वो भी समझ आ रही होगी। लेकिन इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दो राय नहीं है कि जुडिशरी रियासत का अहम सुतून है। इसमें कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल प्रिंसिपली बात दुरुस्त है कि इस जुडिशरी ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम किया है। तो क्या समझा जाए कि आज जब ये जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट से मत्था लगा रही है या फेस टू फेस खड़ी हुई है या फेस ऑफ है, तो क्या जुडिशरी ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो पहले हमने नहीं देखा था इस अंदाज में, कि वाकई जुडिशरी ने कहा है कि हमने इनकलाब लेके आना है, अब हमने तब्दील करना है, अब हम रीराइट करेंगे मामलात को? इज इट सो? नहीं, देखें, हमने माजी करीब में देखा कि जस्टिस बंदयाल साहब ने एक फैसला जो इमरान खान साहब के लिए बेहतर था उसकी तशरीफ बासत की उस तरह कर दी। फिर इमरान खान साहब को पंजाब में जरूरत कुछ और थी, उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और कहा कि जी कि मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गया हूँ। यानी कि जब एक खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने का मकसूद था तो था। ये लड़ाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की जुडिशरी के उन एलिमेंट्स की है जो अपने आप को इस सिस्टम में अब एक नया खिलाड़ी तस्वर करते हैं और जिन्होंने वो सारी चीजें एंजॉय कर चुकी। तो ये कॉम्प्लेक्स सी चीज है। लेकिन इमरान तो शौकत साहब, कहीं दूसरी पर तरफ जाती भी तो मामलात हैं। देखिए, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर इदारों के लिए भी तो दर्द सर बने हुए हैं। आई मीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत हो, उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लापता अफराद के केस के अंदर जब बहुत बड़े बड़े लोगों को बुला लें। दर्द सर, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा और खोल के बयान करता हूँ। अगर ये दर्द सर है तो इस दर्द सर में किसकी जीत होगी? देखें, जो इखलास होता है ना, इखलास वो बड़ी नेक नीति, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपका फरमान है कि जो अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी होगी रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। ये उस कबीले के लोग हैं जिस कबीले की हुकूमत थी पाकिस्तान में। ये वो उस कबीले के लोग हैं जिन्होंने एक रजीम जो थी वो बहरहाल कायम कर ली थी। अब वो तकलीफ है रजीम चेंज की, इससे ज्यादा लड़ाई कोई नहीं है। और ये यानी नफरत है, यानी दो पॉलिटिकल तो फिर इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता हुआ देख रहा है? नतीजा जो ताकतवर होगा सर वो जीत जाएगा, क्योंकि ये इखलाकी बुनियादों के ऊपर कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। और इस वक्त ताकतवर कौन है? किसी असूल की बुनियाद में सर एस्टेब्लिशमेंट। ये माजी में वाकयात देखे हुए हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे, और ये आपने भी चले, आप मुझसे बहुत छोटे हैं, आपने भी सुने होंगे ये नहीं, आप बात देखिए, ये कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। आप 3 नवंबर 2007 की बात कर रहे हैं गालिबन, या जस्टिस शजाद अली शाह के दौरान जो कुछ हुआ था, जाहिर है वो तो देखी, वो तो आंखों देखा वाकया है ना, 3 नवंबर 2007। तो ये कोई इखलाकी बुनियादों के ऊपर लड़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि इन जज साहब की बेटी का केस रीओपन हो चुका हुआ है, 2022 का केस, और वो इनके चीफ जस्टिस बनने से पहले का हो चुका हुआ है। 2 दीगर जज साहबान की बेटियां थी, सरकारी गाड़ी थी, 2 बंदे मार दिए। तो वो सीसीटीवी फुटेज में पकड़े गए मामला तो इन्होंने मैनेज कर लिए हुए थे। सर फिर बड़ा आसान सा हल है, हुकूमत तो एम्पावर्ड होती है, पावरफुल होती है, और ताकतवर तो होते ही ताकतवर हैं, तो फिर रेफरेंस बनाए ना सर। फिर वजीर आजम को काली भेड़े क्यों कहना पड़ता है? मैं रेफरेंस, बात ये है कि ये सब कुछ हो रहा है आइन की ओट में, आइन की बालादस्ती की आड़ में। तो वो चीजें जो है वो उनको तो पता है ना, जिनके साथ ये हो रहा है। तो एक वक्त आएगा कि जब चीजें सेटल नहीं होगी तो फिर तो लड़ाई होगी, तो फिर तो खौफनाक और उसी से बचना चाहिए। अब सेटलमेंट भी हो रही है, ये सेटलमेंट भी हो रही है किसी जगह पे? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा कि सेटलमेंट हो रही है, मेरे पास इस तरह की खबर नहीं है। देखें, या तो लड़ाई बढ़ेगी या फिर जो है मामला सेट होंगे, 2 ही चीजें हैं ना। अगर लड़ाई बढ़ेगी तो नुकसान मुल्क का होगा। मसला ये है, हमारी, मेरी और आपकी, इस कौम की बदकिस्मती ये है कि जो इस रियासत के स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर से ज्यादा खैर स्टेक होल्डर तो हम हैं, इस रियासत के जो प्लेयर्स हैं या जो जिम्मेदारान हैं, वो अपनी जाती लड़ाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये मुल्क का और कौम का भी नुकसान हो सकता है और होता है। तो फिर ये जो फिर एक इदारा जो इस वक्त भी, मतलब मैं किसी और की क्या बात करूं, क्योंकि इदारा इस वक्त जो रेक्टिफिकेशन और करेक्टिव मेजर्स लेने की बात कर रहा है, वो खुद आलमी रैंकिंग में 139वें नंबर पे है, तो फिर उसका क्या करना है और वो कौन करेगा? सर उसका भी क्या करना है, और जो कह रहा है कि हमसे ये गलती हुई थी, जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था, जुडिशरी में भी लोग इंडक्ट किए, मीडिया में भी किए, पॉलिटिशियंस जो है वो एक पार्टी थर्ड फोर्स लॉन्च की, वो कब ठीक हो रहे हैं?
वो आपको और मुझे ठीक करना चाहते हैं, वो जुडिशरी को ठीक करना चाहते हैं, खुद कहां पे ठीक हो रहे हैं? तो फिर उनके खिलाफ वो तो एक्शन वहीं पे क्यों? खड़े हैं। सर ये तो बड़ा बुनियादी और बड़ा मुनासिब सवाल है, उनको फिर कोई बुला के क्यों नहीं पूछता या उनको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा करते? या तो कौन पूछे आपके सर? इस हमाम में सतरपोश कोई भी नहीं है, कौन पूछे, किस तरह पूछे? तो फिर ऐसे चलेगा नहीं पूछ पाकिस्तान, तो कैसे बढ़ेगा ऐसे ही चलेगा इमरान पाकिस्तान साहब के साथ? इंशाल्लाह। आपकी और मेरी जिंदगी नहीं में तो इस तरह ही चलना है। सर, इंशाल्लाह तो ना कहे, मतलब गुमान अच्छा रखे, अल्लाह खैर करे। नहीं, मैंने ये तंज नहीं कहा है, मैंने आप बड़े दुखी दिल के साथ कहा है कि हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे, इसी तरह ही चलना है मामला। अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। इमरान शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तहरीक इंसाफ को एक बार फिर साफ इनकार हुआ है। तहरीक इंसाफ के दिल के अरमा आंसुओं में बहते हुए दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के साथ बेवफाई होती हुई नजर आ रही है, नविश्ता दीवार है। हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी तरह से मौलाना साहब से इत्तेहाद हो जाए, हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद में मौलाना को शामिल कर लिया जाए, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बहुत कामयाब साबित हुई है। एटलीस्ट ऑप्टिक्स के एतबार से तो खासी कामयाब रही, और इस मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को ना कर दिए। ऐसा महसूस हो रहा है कि मौलाना साहब की हुकूमत के साथ सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। अब मौलाना साहब को शायद ये बात भूल गई है कि हुकूमत धांधली की पैदावार है। ऐसा अचानक क्या हुआ कि मौलाना ने हुकूमत के साथ चलने की हामी भरी? क्योंकि एक तासुर है, अगर ना हुई है तो हुई किस वजह से है? बेखुदी, बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब मुमकिन है मौलाना साहब को ये नज़र आ रहा हो कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होते हैं तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज बनाने के बाद जो नतीजा निकलेगा उसकी बेनिफिशरी तो तहरीक इंसाफ होगी। और एक वजह यह भी हो सकती है कि मौलाना जानते हैं कि कोई भी ऐसा इकदाम उठाने से मोहतात रहना बेहतर है जिससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो। और वाकिफ़ान हाल ये बात भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में चाहे लाख इख्तलाफात हो, लेकिन दोनों जमातें जानती हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत इकदाम उठाया तो इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ उठाएगी। और जाहिर है कि इस वक्त शहबाज शरीफ इसलिए भी ताकतवर हलकों के करीब हैं क्योंकि बानी पीटीआई मुसलसल एंटी इस्टेब्लिशमेंट अप्रोच अपनाए हुए हैं। अब सवाल यह कि मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक को कैसे मौसर बनाएगी, यही सवाल जानेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान तो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। ये कितना बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये कि हमने हमारी जो हुकूमत के खिलाफ हमने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो बड़ा वैलिड मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ के साथ मौलाना साहब भी इत्तेफाक करते हैं। वो भी ये समझते हैं कि इस बहुत बड़ी धांधली हुई है इस इलेक्शन में, और जो मैंडेट है वो चोरी करके ये हुकूमत बनाई गई है, तो इस मौक़िफ़ से तो वो इत्तेफाक करते हैं। बाकी हमारी अपनी पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्ट्रीट पावर पहले से मौजूद है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उन सबको मिला के एक मजबूत तहरीक का आगाज़ किया जाए। मौलाना साहब अगर हमारे साथ ना भी हो तो तब भी वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयारी नहीं, लेकिन बड़ा सिंबॉलिक है। और डेडलॉक कहाँ पर है? सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि पीटीआई का वफ्द 2 से 3 बार मौलाना के पास पहुंचा। टीओआरस की हद तक बात हो गई कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तैयार किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली, और फिर माजरत एक ऐसे मौके पर की है जब वज़ीर आज़म की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से गुज़श्ता रोज़ हुई है, और फिर हुकूमती शख्सियात से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातें हो रही हैं, तो ये तो चीज़ें और तरफ नहीं चलने की। देखिए, अगर मौलाना साहब जो है अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं तो हमें उससे क्या तकलीफ़ है? बिल्कुल, अगर हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकती है और मौलाना साहब जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो बेशक कर ले, उसमें हमें क्या है? हम तो देखें। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए, आप खुद कह रहे हैं ना कि जब प्राइम मिनिस्टर से मिले या हुकूमती शख्सियात से मिले तो उनके मौक़िफ़ में चेंज आया है, तो अगर चेंज तो तभी आ सकता है ना। ये हुकूमती लोग जो है ये तो हमें कब से कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है, ये सिर्फ टाइम गेन करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो तहरीक है वो जारी रहे, और हम उसको ईद के बाद एक नए अंदाज के साथ एक मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ आवाम को निकाल सके। जो बजट आया है ना वो काफ़ी है। नहीं, तो सो ये डिसाइडेड कि इनके साथ नहीं बैठना, क्योंकि आज भी मैं ये देख रहा था कि बानी पीटीआई ने शायद गैर रस्मी गुफ्तगू की है
जेल में सहाफ़ियों से या फिर अपने रहनुमाओं से बात होती है और मीडिया टॉक होती है, तो वो तो कहते हैं कि हम इनसे बात करना चाहते हैं, ये तासुर ना लिया जाए कि हम बात नहीं करना चाहते। तो एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? पीटीआई बात करेगी इन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ हुकूमत से या नहीं करेगी? देखें, ये अभी तो ये टाइम गेन करना चाहते हैं। अगर देखें, सबसे पहली बात जो होती है ना, जब मुज़ाकरात की बात होती है तो उसके लिए कोई एजेंडा होता है। तो ये जो है ना, ये चाहते हैं कि बस एक ही एजेंडा इनके पास है और ये कहते हैं कि जी देखिए मईशत जो है वो कमज़ोर है और आप हमारा साथ दे दें ताकि मईशत को हम दुरुस्त कर लें। तो उस पर बात नहीं होती है कि आपकी हुकूमत बनी कैसे है। आपकी नाजायज़ हुकूमत बनी है जिसकी वजह से मईशत कमज़ोर हुई है, जिसकी वजह से आज लोग जो है वो परेशान है। आप 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सकते आवाम को बजट के अंदर। तो ये कैसी हुकूमत है? कैसी फलाही हुकूमत है? कैसी जमहूरी हुकूमत है? ये बजट बनाया किसने? पहले तो आवाम को ये बताया जाए ना। इन्होंने सूबों को कुछ नहीं दिया, सूबे भी जो है वो एतराज कर रहे हैं। इनके अपने जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, वो सबसे ज्यादा क्रिटिक है इस वक्त। ठीक, तो आपने सोच लिया कि दिस इज द राइट टाइम कि जब एहतजाज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ तो देखिए ना, शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, और ये बात भी अब सामने आ गई कि महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट दिया गया है कि वो हुकूमत से बात करें। और ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह रहे हैं, यानी वो जानते हैं, मेल मुलाकातें हैं, और महमूद खान अचकज़ई भी ज़ाहिर है उसी सफ़ में शामिल थे। आज वो आपके साथ खड़े हुए हैं। तो जैसे मौलाना की मुलाकात होगी, अगर आने वाले दिनों में आपको पता चले कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात महमूद खान अचकज़ई से हो गई है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो पूरी कौम का मौक़िफ़ है। किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद अगर तहरीक इंसाफ इतनी ज़्यादा सीटें ले सकती है तो आवाम उसके साथ है। तो देखिए, हम अगर हुकूमत ये मान लेती है कि हाँ ये 47 की हुकूमत है और हमने धांधली की है और उस पर माजरत कर ले और हमारे साथ बैठ के उसका जहाँ पे धांधली हुई है उस पर वापसी कर ले, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। देखिए, इस वक्त ये इशू नहीं है कि इमरान खान को एनआरओ दिया जाए, ना इमरान खान एनआरओ लेने के लिए तैयार है, ना ये इशू है कि जी हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं उनको एनआरओ दिया जाए, क्योंकि हम अपने केसेस अदालतों में लड़ रहे हैं। इमरान खान अपना हर केस अदालत के लिए जा रहा है, पेश हो रहा है, बाकायदा तावन कर रहा है, और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बड़े बड़े केसेस थे, साइफर, ये सारे ये उड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई दम नहीं है, जान नहीं है। सिर्फ ये कि पॉलिटिकल वो कर रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है, और वो प्रेशर डालने के लिए वो, क्योंकि अपनी हुकूमत उन्होंने रखनी है, वो ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान आज़ाद हो गए तो उनके लिए हुकूमत में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए इस तरह के गैर जमहूरी तरीके अख्तियार कर रहे हैं। आप देखें, सोशल मीडिया के लिए जो कवानीन बनाकर ये लाए हैं, इसी तरह जो पंजाब के अंदर जो पुलिस गर्दी हो रही है, ये सारी चीजें से कि ये बुगलाहट का शिकार। अच्छा, अभी मैं जो विजुअल्स देख रहा हूँ ना शौकत यूसुफजई साहब, वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर के विजुअल्स हैं। वहाँ पर भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं पीटीआई के कारकुनान की, और आमिर मुगल साहब फिर गिरफ्तार हुए हैं इस्लामाबाद से। तो वहाँ पर एक एहतजाज हो रहा था जहाँ पर पुलिस ने फिर क्रैकडाउन किया है। तो मुझे बताइए कि फिर अब इन हालात में ईद के बाद क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें, ये तो इनसे मुज़ाकरात किस हवाले से हो सकते हैं हमारे। देखिए, एक तो एनवायरनमेंट नहीं है, दूसरा ये अभी तक जो है इन्होंने ये इनका दिल नहीं भरा है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए जो भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते थे इन्होंने किया, और अभी भी कर रहे हैं। और इनका ये ख्याल है कि हम दबाव डालकर तहरीक इंसाफ के वर्करों को डरा धमका के ये तहरीक कमज़ोर कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये शुक्र करें कि इमरान खान ने अभी तक बहुत बड़ी तहरीक चलाने की कॉल नहीं दी है। अगर वो कॉल दे दें तो फिर आप देखना आम लोग भी निकलेंगे। तो इंतजार किस चीज का है सर? मैं आपको बता रहा हूँ, टमाटर 180 रुपए किलो पे पहुंच गया। अभी 2 दिन रहते हैं ईद के, तो ये जो गरीब आदमी है ये क्या करेगा? और इस वक्त क्या वजह है सर? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, कि ना तो कॉल दे रहे हैं एहतजाज की, ना ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, हम डंडा नहीं उठा सकते, हम पत्थर नहीं उठा सकते कि हम दे मारे उनको। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी अंदाज में पूरी दुनिया देख रही है कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन अपना जो कानूनी जंग है वो अदालतों में भी लड़ते हैं। तो ये सारे बातें हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, सूबाई असम्बलियों में भी हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो हुकूमत है, फिस्तायत से भरपूर हुकूमत, ये किसी तरीके से न जमहूरी है, न ये फलाही हुकूमत है, न ये कानूनी हुकूमत है।
यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में इद्दत में निकाह केस में जो अपीलें हैं उन पर समाअत हुई। बहरहाल अब फैसला कब आएगा, क्योंकि रोज़ का वक्त दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। बानी पीटीआई फिलहाल तो केसेस के भंवर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बानी पीटीआई एक एक करके मुकदमात से बरी भी हो रहे हैं, लेकिन एक केस इद्दत में निकाह का है, जिसमें सवाल यह है कि क्या इस केस में भी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी बरी हो सकेंगे। बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को इद्दत केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका का बहुत मानी खेज जो बयान है वो सामने आया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सज़ा मअतली की दरखास्तों पर समाअत की। के दौरान एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 रोज़ में अपीलों पर फैसला कर दूंगा। जबकि बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल एडवोकेट अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश किया और इस्तदा की कि डायरेक्शंस आ चुकी हैं, समाअत कल के लिए रख लें। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में फैसला कर दूंगा। कल मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सी ज़मानत की दरखास्तें लगी हुई हैं। अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। उस्मान रियाज गिल एडवोकेट ने कहा कि कल के लिए समाअत रख ले, फिर नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। जिस पर जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूँ और इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। बाद अज़ा अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब रावलपिंडी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत हुई और उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, समाअत के दौरान वो भी जेल में पहुंच गए, जिनका इमरान खान से मुकालमा भी हुआ और उसके बाद वो वहां से निकल गए। माहिरीन मईशत बजट के बाद मुल्क में महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बजट के बाद आवाम को एक खुशखबरी मिलने वाली है और ये खुशखबरी पेट्रोल की कीमतों में कमी के हवाले से है। तफसीलात के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से मुसलसल चौथी बार पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसके मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि मिट्टी का तेल फी लीटर 2 रुपये और लाइट स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता करने की भी तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान रात 12 बजे होगा और उम्मीद करते हैं कि जितनी कमी बताई जा रही है उससे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी और आवाम सुख का सांस ले सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।